हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, सरकार कर हर मैदान फतेह। सर ये वक्त है आपका। सर ये जो मैदान जिसमें आप खड़े हो, सीए के फील्ड में, सीए में जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है आप लोग, सरकार ये मैदान आपको फतेह करना है एंड उसके लिए हम सब आपके साथ है सर। पूरी दुनिया आपके साथ है, बस माहौल बनाना है आपको पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड सर जो ये आपको स्टार्टिंग वीडियो जब शुरू होता है उससे पहले जब ये स्माइलिंग फेस दिखते होंगे बहुत सारे, ये केवल प्रमोशन के लिए नहीं बेटा। सर ये सब वो चीजें हैं जिससे आपको देख के थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड पॉजिटिव एनर्जी आपको लेनी चाहिए। एंड सर जो ये रैंकर्स के फोटो या आप जो 80+ मार्क्स ये सब देखते हो तो उससे आपको सीखना है कि यस सर हमको भी वहां तक पहुंचना है, उनसे भी आगे निकलना है। एंड सर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, माहौल के साथ पूरा खुश होके। सरकार आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। कहा चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम। सर आइए सर, अगर किसी भी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू रुपीज 1.5 करोड़ तो करंट फाइनेंशियल में वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और अगर उसने कंपोजिशन स्कीम ली है तो ऐसे केस में जब तक उसका करंट फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है तब तक वो कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है। अच्छा देना, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड हो, कहा हो सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आप आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में हैं तो आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 1.5 करोड़ ही है। पर उसके अलावा सर दूसरे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन कौन से में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में अगर आप है तो वहां एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 75 लाख दिखना है। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टोटल टर्नओवर, भले एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, सर एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, इंट्रास्टेट सप्लाई हो, सर सारी आउटवर्ड सप्लाई आपको देखना है। वो भी आपकी पूरी इंडिया में जितनी ब्रांचेस है सारी ब्रांचेस का टर्नओवर क्लब करके ऑल इंडिया बेस पे सेम पे नंबर पे जितनी ब्रांचेस सबको टर्नओवर को ऐड करके आपको देखना है। अच्छा हाँ, आपने कोई ऐसा इनवर्ट सप्लाई लिया है, उसमें इनवर्ट सप्लाई थोड़ा आएगा, आपका टर्नओवर देखना ना बड़ा। अब इनवर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है तो सर ऐसे केस में तो वो सर उसकी इनवर्ट सप्लाई है, टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, आईजीएसटी, ये जीएसटी का जो अमाउंट है कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। क्लियर, डन। अब सर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था प्रीवियस फाइनेंशियल में तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और अगर कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो सर ईयर बिगनिंग से पहले ही आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि 1 अप्रैल से मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं। क्लियर, मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। हाँ, एग्जिट फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम कैन बी डन एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको कंपोजिशन में आना है तो ऐसे केस में जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ही आप मेंशन कर दोगे, कॉलम आता है वहां पे कि सर मेरे को कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो जिस दिन से आप रजिस्टर्ड हो उस दिन से ही कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। अब अगर कंपोजिशन स्कीम में आए हो तो सर टैक्स कितना पे करना है सरकार। अच्छा सर टैक्स कितना पे करना है अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है। अच्छा हम आगे बात करेंगे, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स है जिसके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो सर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, वो हम आगे बात करने वाले हैं। सर अब अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो सर आप पे रेट ऑफ टैक्स कितना है 1%, कितना है बेटा 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। और ध्यान रखना इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई तो वैसे भी नहीं कर सकते। क्लियर, इसलिए आईजीएसटी की लायबिलिटी कभी भी कंपोजिशन सप्लायर को नहीं आएगी, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते ही कंपोजिशन से बाहर। क्लियर, तो 0.5% पर 0.5 प्लस 0.5 किसका, एंटायर टर्नओवर का, टर्नओवर इन द स्टेट का। अब आप मान लो कुछ गुड्स आपके टैक्सेबल और कुछ क्या है एग्जिम्ट है, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो टैक्सेबल प्लस एग्जिम्ट दोनों का 1% आपको टैक्स पे करना है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। क्लियर, अगर आप रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर है तो ऐसे केस में 5% रेट ऑफ टैक्स, अगेन एंटायर टर्नओवर का, टर्नओवर इन द स्टेट, टैक्सेबल प्लस एग्जिम्ट दोनों का 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर आप ट्रेडर है और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो सर आपको केवल 1% जो टैक्स पे करना है, 0.5% प्लस 0.5% जो टैक्स पे करना है वो केवल टैक्सेबल सप्लाई से करना है, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज का ही 1% टैक्स पे करना है। मान लो मैं एक ट्रेडर हूं और टैक्सेबल गुड्स और एग्जाम गुड्स दोनों बेचता हूं तो ऐसे केस में केवल टैक्सेबल गुड्स है उसका 1% टैक्स पे करना है, एग्जाम गुड्स का मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो, आपने कंपोजिशन लिया तो टैक्सेबल हो या एग्जाम हो, सबका आपको 1% या रेस्टोरेंट के केस में 5% टैक्स पे करना होता है। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, सर जब एग्रीगेट टर्नओवर हम काउंट करेंगे सर एलिजिबिलिटी के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ या उससे कम है तो करंट ईयर में आप एलिजिबल हो, और जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन में रह सकते हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए जो 1.5 करोड़ देखा जाता है उसमें हम सर इंटरेस्ट का इनकम जो होता है, इंटरेस्ट अगर आपने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट को कहीं पे भी काउंट नहीं करते, टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करने का। ऑल्दो वो एग्जाम टर्नओवर है, एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस है, फिर भी वो टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। आप तो ध्यान रखिएगा पूरे कंपोजिशन स्कीम में
आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया है, डिपॉजिट दिया, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, उसको कहीं पे भी काउंट करने का ही नहीं सर। सेकंड थिंग सर, अगर आपका करंट ईयर में नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्लियर, करंट ईयर में अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है तो फर्स्ट 20 लाख या 40 लाख जो भी आपको एग्जामिशन मिला है, बेसिक एग्जामिशन, क्लियर, जब तक आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी सर, वो भी तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा ना भाई। जैसे मान लो 20 लाख तक आपको एग्जामिशन था, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, नेक्स्ट आपका टर्नओवर हो गया मान लो 35 लाख टोटल, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 35 लेके, भले ही 20 लाख तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो भी एग्रीगेट टर्नओवर तो 35 लेके बेटा। पर अब बात आती क्या, जब टैक्स पे करने की बात आएगी, टैक्स पे करने की जब बात आएगी तब आपको ऑब्वियसली 20 लाख तक आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे तो उस पर लायबिलिटी तो आएगी नहीं। अब जैसे मान लो आपका टर्नओवर था 35 लाख, तो 15 लाख पे टैक्स पे करना है, तो टैक्स पे करते वक्त जो टर्नओवर इन द स्टेट हम काउंट करते हैं, टैक्सेबल टर्नओवर हम जब काउंट करते हैं, तब जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे जीएसटी के अंदर, उस अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और सर टैक्स जो पे करना है वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपकी लायबिलिटी आई है उसी पे टैक्स पे करना है, उससे पहले वाले टर्नओवर को इंक्लूड नहीं करना है। सेकंड थिंग, टैक्स पे करते वक्त अगेन इंटरेस्ट की जो रेवेन्यू थी उसको इंक्लूड नहीं करने का, टर्नओवर में इंटरेस्ट पे कोई टैक्स पे नहीं करना होता आपको, क्लियर, डन। अच्छा, ट्रेडर के केस में तो वैसे भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को काउंट करते हैं बेटा, यहाँ पे टैक्सेबल हो या एग्जाम तो दोनों को काउंट करते हैं, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर इंटरेस्ट की रेवेन्यू को इंक्लूड नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, क्लियर। माहौल सरकार नाउ प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर स्कीम, सर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं आपके लिए सरकार। नेक्स्ट है क्या, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, तो ऐसे केस में आप एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। हाँ, सर्विस सप्लायर के लिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A दे रखा है, क्लियर, सर वहां जाइए, ये वाले स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप गुड्स से सप्लायर हो या रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर करते हो, क्लियर, और साथ में कुछ सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हो, तो मार्जिनल सर्विसेज अलाउड है कितना सर, थोड़ी बहुत सर्विसेज आप दे सकते हो, कितना 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर तक की सर्विसेज आप करंट ईयर में दे सकते हो। पर हाँ, प्रीवियस फाइनेंशियल में टर्नओवर इन द स्टेट का जब टर्नओवर निकालेंगे उसमें आप इंटरेस्ट की रेवेन्यू को इंक्लूड नहीं करने का। करंट ईयर में सर 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द प्रीवियस ईयर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, ये जब लिमिट देखेंगे सर्विसेज का टर्नओवर जब देखेंगे करंट ईयर में, उसमें भी इंटरेस्ट की रेवेन्यू को इंक्लूड नहीं करने का। एंड सर इतने अमाउंट तक की सर्विसेज आप दे सकते हो करंट ईयर में सर, पर उस पर भी नॉर्मल जो रेट है टैक्स का कितना 1% या 5%, ऐसे केस में भी इतना आपको पे करना पड़ेगा सर। ओके सर, क्लियर, तो मार्जिनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया सेक्शन 10(1) का तो भी। ओके सर, सेकंड आता है क्या, यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, जैसे घूम लो पेट्रोल डीजल या दारू अगर आप बेचते हो या आप सप्लाई करते हो तो उसमें आप जीएसटी लेवी नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट सर, आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो, सर इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ले सकते हो, आप परचेज करके ला सकते हो, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते आप, गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्लियर। आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो जहां पर टीसीएस लगता है साहब, टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है ईसीओ पर, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर सर। देन आप फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। कौन कौन से, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एरेटेड वाटर, थम्स अप वगैरह होते हैं ना बेटा विद एडेड शुगर वगैरह बेटा। देन और टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। देन ये जो नए गुड्स एड हुए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट और फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। सर इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आई रिपीट मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है तो चलेगा सर, मैन्युफैक्चरर तो कंपोजिशन से बाहर। देन अगर आप एक कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन है या एनआरटीपी तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है, आपको नहीं मिलेगी सर, क्लियर, डन। सरकार ये सर्कुलर वगैरह बता चुका हूं। अच्छा एक बात वो ध्यान रखिएगा सर, अगर आप एक बेकरी चलाते हो सर, अरे भाई पेस्ट्री वगैरह मिलती ना सर, सर ध्यान देना बेटा, अब वहां पे भले ही ईटिंग जॉइंट नहीं है, वहां बैठ के खाने की कोई जगह नहीं है, क्लियर, आपको बेकरी से पेस्ट्री खरीदी आपने और वही खड़े होकर खाना खा लो, घर लेना ले जाओ, फिर भी उसको सरकार रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा वो, ध्यान देना, भले ही वह सर सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड और ड्रिंक्स इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बेकरी, ये रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा और यहाँ पे 5% की रेट लगेगी, ये मैन्युफैक्चरर के स्कोप में नहीं आएगा बेटा। ओके डन। फिर सर सर्कुलर आता है रिगार्डिंग क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन। सर क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन भले वहाँ पे बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं है सर, केवल होम डिलीवरी है या पिकअप दे रखा है सर, सर तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउड किचन के केस में भले वहाँ बैठ के खाने की जगह नहीं है, क्लियर, आप पिकअप कराइए, आप घर पर डिलीवर कराइए तो भी वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा साहब सर, और रेस्टोरेंट के प्रोविजन लगेंगे और रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग उसको 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। सर सेंट्रल किचन क्या होता है, एक कॉमन किचन होता है जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले एरिया शेयर करके सर एक ही जगह से खाना बना के सर्व करते हैं लोगों को, वो भी सर रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सर आइसक्रीम पार्लर जो होते हैं साहब, आइसक्रीम पार्लर्स क्या होता है सर, सर आपने देखा होगा हेवमोर के आइसक्रीम पार्लर, नेचुरल आइसक्रीम के आइसक्रीम पार्लर, सर वो क्या करते हैं सर, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम का ट्रेडिंग करते हैं केवल वो लोग,
क्लियर। तो 2000 जस्ट ट्रेडर सर वो लोग रेस्टोरेंट के स्कोप में नहीं आएंगे सर। ऑल दो वहां पे वो हो सकता है वहां बैठ के आइसक्रीम खाने की जगह भी होती है सर, फिर भी वो ट्रेडिंग के स्कोप में आएंगे। थोड़ी बहुत सर्विसेज की थोड़ी बहुत सर्विसेज हो सकता है वो सप्लाई करे, पर अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया कि दे आर जस्ट सर सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एज गुड्स नॉट एज अ सर्विस सर। इवन इफ सर कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं उसके अंदर, पर फिर भी वो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है, पर वो उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। और ऐसे केस में आइसक्रीम पार्लर्स को सप्लायर ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट ले पाएंगे। क्लियर। आइए सर नेक्स्ट है कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। सबसे पहली बात, जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, अगर मेरे सर सबसे पहली बात, अगर सर चलो ये लिस्ट जो दे रखी है उसकी कोडिंग पढ़ लेते हैं हम फटाफट सीक्वेंस में ही। सर सबसे पहली बात, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी तो कंपोजिशन नहीं ले सकते आप। सेकंड थिंग, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसा लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाइबिलिटी आती है, भले सेक्शन 93 की हो 94 की हो, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसमें जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। सर नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, हमने बात ऑलरेडी कर ली है। सर आप जो बिल इशू करेंगे उसमें क्लियरली लिखेंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल। सर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। जो भी 1% या 5% टैक्स पे करे कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी पॉकेट से पे करना है। यू कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस, यू विल हैव टू इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई। आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना आपके कस्टमर को उस बिल के बेस पे क्रेडिट मिलेगा। प्लस आपको अपनी दुकान पर एक प्रोमिनेंट प्लेस लिखना पड़ेगा, क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ओके सर अदर पॉइंट क्या है, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। सर यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी और आपके कस्टमर को भी नहीं मिलेगी। सर अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सेम पेन नंबर पे जितने भी आपके ब्रांचेस, जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड है, उन सबको यूनिफॉर्मली एक साथ कंपोजिशन से स्कीम लेना पड़ेगा। अगर एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मान लो एक ब्रांच आपकी कहाँ है, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है 75 लाख है, और सर एक ब्रांच का है महाराष्ट्र में जहां पे 1.5 करोड़ की लिमिट है मान लो। सर अब सर जैसे ही मान लो मणिपुर वहां पे 75 लाख का टर्नओवर लिमिट है, एक ब्रांच वहां पर एक ब्रांच यहाँ पर है, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, दोनों ब्रांच का टर्नओवर क्लब करके फिर देखना है। अब मान लो दोनों ब्रांच का टर्नओवर क्लब करा और जैसे ही वो 75 लाख क्रॉस हुआ, सर आपका मणिपुर वाला ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। जैसे ही मणिपुर ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो ऑल इंडिया में जितनी भी ब्रांच है वो कंपोजिशन से बाहर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका एक भी ब्रांच उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो ऑल इंडिया बेस पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 75 लाख ओनली। सरकार देन सर आप इंटरेस्टेड परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटरेस्टेड सप्लाई पर रेस्ट्रिक्शन है। क्लियर। और अगर आपने कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी कंपोजिशन आपने ले ली तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट सेक्शन नंबर 73 और 74 लगा के आप पे सर जो एक्सेस टैक्स बनता है वो आपसे रिकवरी करेगा, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स लेगा, नॉर्मल टैक्स जो बनता है उतना आपसे रिकवरी करेगा। सर आइए सर वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन लेवी, सरकार ये बोला है क्या, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम की कोई भी कंडीशन वायलेट करते हैं उस दिन से आप कंपोजिशन से बाहर, या फिर आप चाहे तो वॉलंटरी भी कंपोजिशन से बाहर आ सकते हैं, या फिर आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख क्रॉस हो गया, ऐसे केस में भी आप कंपोजिशन से बाहर। जैसे आप कंपोजिशन से बाहर हुए सर आपको उसका इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज के साथ में, इस दिन से इस टाइम से कंपोजिशन से बाहर हो गया हूं, इस इनवॉइस से कंपोजिशन से बाहर हो गया हूं। प्लस सर जैसे आप कंपोजिशन से बाहर होते हो, हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था क्या, जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में जो लास्ट एक साल में परचेज किया है उनका प्रोपोर्शनेट आपको आईटीसी मिलता है। तो सर वो इनपुट का जो भी स्टॉक आपके पास है उसका स्टॉक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर निकले उसके 30 दिन के अंदर आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 001 सॉरी क्लियर, इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा इन स्टॉक का मैं क्रेडिट ले रहा हूं। क्लियर डन। आइए कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लाई सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है। मैक्सिमम पॉइंट जो हमने नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम के पढ़े वो यहाँ पे भी सेम है, पर हाँ सर जो नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज के लिए वो क्या क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है, 50 लाख है। सर वहां पे 1.5 करोड़ था, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस के लिए भी 1.5 करोड़ था, यहाँ पे बाकी सारी सर्विसेज के लिए 50 लाख है। अगर आप ओनली सर्विसेज दे रहे हो सर ये स्कीम लोगे, उस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड थिंग सर आप सर्विसेज के साथ में कुछ गुड्स भी दे सकते हो। क्लियर। अच्छा आप अगर गुड्स भी सप्लाई कर दो साथ में कुछ सर्विसेज भी दे रहे हो तो सर बेटर है कहा जाइए सर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 की स्कीम लीजिए, क्योंकि वहां 1.5 करोड़ का लिमिट है और वहां पे केवल 1% टैक्स है, यहाँ पे टैक्स कितना है 6% टैक्स है सर। तो सर अगर आप सर्विस सप्लायर हो और साथ में कुछ गुड्स वगैरह भी बेच दिया चलेगा साहब, ये कंपोजिशन स्कीम के लिए आप बेनिफिट ले सकते हो। यह बोल दिया क्या, अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है उससे कम था तो करंट ईयर में आप ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और अगर आपको स्कीम लेना तो जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल में 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन में रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 50 लाख की लिमिट देखते वक्त इंटरेस्ट की जो रेवेन्यू थी उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टैक्सेबल सर्विस हो एग्जाम सर्विस हो सब कुछ आपको काउंट करना पड़ेगा। प्लस सर करंट फाइनेंशियल में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे, पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया आपने, तो जब तक आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे सर वो टर्नओवर जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे उस टर्नओवर को हम एग्रीगेट टर्नओवर जो 50 लाख की एलिजिबिलिटी की लिमिट है उसमें तो काउंट करेंगे।
पर सर जब टैक्स पे करने की बात आएगी, जब 6% टैक्स पे करने की बात आएगी, तब आपको वही टर्नओवर काउंट करना है जिस पे आपको टैक्स पे करना, मतलब जिसके लिए आप रजिस्टर्ड थे उसके बाद वाला टर्नओवर काउंट करना है, और उसमें भी इंटरेस्ट की रेवेन्यू को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। पर हाँ यहाँ पे दे रखा है ये 6% जो टैक्स पे करना है वो ऑल आउटवर्ड सप्लाईज का वो करना है, इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज। मान लो कोई गुड्स और सर्विस एग्जाम्ड है, उसको भी इंक्लूड करेंगे, उसका 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। क्लियर, डन। आप सर ध्यान रखना सर, कुछ कंडीशन है किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए, वो सारी कंडीशन जो हमने वहां पढ़ी वही यहाँ पे सेम है, पर बता देता हूं मैं आपको क्या। सबसे पहली बात, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है, उससे कम होना चाहिए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में। सेकंड थिंग, आप सेक्शन नंबर 10(1) की कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। एलिजिबल तो वहां जाओ भाई, यहाँ क्यों आ रहा है, वहां तो 1% टैक्स है या 6% टैक्स है सर। देन सर ऐसे कोई गुड्स सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए आपका। ऐसे आप एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स नहीं करने चाहिए जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। सेम पॉइंट आपने वहां पढ़े थे वही है। देन सर यू शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। आप मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स, सेम पॉइंट सर, वही सारे गुड्स कि आप इनके मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। क्लियर, इन फॉलोइंग गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। वही सारे गुड्स हमने वहां पढ़े थे, वो सारे के सारे गुड्स यहां लिखे। अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर तो आप कंपोजिशन से बाहर। क्लियर, अदर पॉइंट, सबसे पहली बात वही सारे पॉइंट है सर। बिल ऑफ सप्लाई आपको इश्यू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, आपके बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स, यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। अरे हाँ है ना भाई, सर आपके बिल के बेस पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना आपको कोई क्रेडिट मिलेगा बेटा। देन सर ऑल इंडिया बेस पे जितने भी आपके सेम पेन नंबर पे जितने भी ब्रांच है सब पे कंपोजिशन एक साथ लेना है। एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसा लिया जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी आती है तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना है, पर उसका कोई क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस होता है आप कंपोजिशन से बाहर हो जाएंगे। क्लियर, ये सारी कंडीशंस आप जो हमने बताई वो जब तक आप फॉलो करोगे तब तक ठीक है। जैसे ही आप कंपोजिशन आपने ये कंडीशन जो मेंशन करी वो वैलिड करी है, कंडीशन से बाहर निकले आप कंपोजिशन से बाहर आ जाओगे। अगर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थी फिर भी कंपोजिशन स्कीम वाला रेट से टैक्स पे किया आपने तो सेक्शन में 73 74 का सेक्शन यूज करके डिपार्टमेंट आपसे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड करेगा। क्लियर, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो सर, अगर आप मान लो रेगुलर स्कीम में थे और 1 अप्रैल से मान लो कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो ऐसे केस में जितना भी स्टॉक आपके पास है इनपुट सर भरी रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, प्लस जितना भी कैपिटल गुड्स है सर उसका याद है प्रोपोर्शनल क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ता है। इसलिए उसका स्टॉक स्टेटमेंट इनफॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 आपको सबमिट करना पड़ता है विद इन 60 डेज। और सर वो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करके आप आईटीसी रिवर्स करेंगे। हमने ऑलरेडी आईटीसी में पढ़ा हुआ सर। क्लियर, देन प्लस यहाँ पे लिखा हो गया सीजीएसटी रूल्स के सारे रूल्स हमने वहां पढ़े गुड्स के कंपोजिशन स्कीम में, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। इसी के साथ भारत माता की जय, कर हर मैदान फतेह। ये फतेह आप तभी कर पाएंगे जब आप में जोश होगा। क्लियर, इसलिए सर हमेशा हर दिन सर ये हर वक्त जब भी आपको डिमोटिवेशन लगता है आपको याद रखना क्या, हाउस दी जोश हाई। सर माहौल बनना चाहिए क्योंकि सर माहौल आप ही बना सकते हो। सर आपकी मेहनत ही है जो रंग लाएगी, आपकी मेहनत पे ध्यान रखना। सर कई सारे लोगों के सपने डिपेंडेंट है सर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त जो आपसे प्यार करते हैं सर, हम सब लोग सर हम आपसे सर बहुत उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई करें अच्छे से। अच्छा रिजल्ट क्या आएगा वो भगवान के भरोसे है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अपनी सच्ची मेहनत करें, अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन करें और स्मार्टली आप पढ़ाई करें। सर केवल गधा मजदूरी नहीं करनी बेटा, केवल हार्ड वर्क ही नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए, पर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुश होकर सर खुश होकर पढ़ाई करिए, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। माहौल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, बाय बाय।